विषय बहुत गंभीर है। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले आलोक सर का व्याख्यान सुन रहे थे, उसी कड़ी में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ में कुछ जानकारियां साझा करना चाहूँगा। ये क्योंकि आप लोग बांदीकुई में हैं, आवानेरी आपके बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे आप सभी साथियों का स्वागत है। विशेषकर मैं प्राचार्य मैम सुनीता जी, इस कोर्स कोऑर्डिनेटर संगीता नागरवाल जी और कमलेश जी और विश्राम जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। जब मैं मेरी बात पे आता हूं, जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में स्रोत की बात की जाती है, और इतिहास और पुरातत्व दोनों में मानव अतीत के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। मानव अतीत की घटनाओं के बारे में बातचीत की जाती है, और जब तक हमें इतिहास का सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो हम पुरातत्व में काम नहीं कर सकते, पुरातत्व के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि दो चीज हैं, देखिए, हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। इतिहास का एक हिस्सा है, भाग है पुरातत्व, अलग नहीं है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पुरातत्व को अलग से पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन राजस्थान के साथ में दुर्भाग्य रहा कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो समृद्ध प्रांत जो हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन राजस्थान में पुरातत्व को अलग से स्थान में देके इतिहास के साथ ही जोड़ के देखा गया और काम किया गया। हम जब क्लासों में पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पुरातत्व को इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। जहां इतिहास में वास्तविक घटनाओं में या ख्यातनाम लोगों की हम बात करते हैं या नामधारी लोगों की बात करते हैं और उसको लिपिबद्ध देखते हैं, हो सकता है लिखने की शैली अलग अलग होगी, लेकिन बात वही रखी जाती है। लेकिन पुरातत्व में हम ऐसे अज्ञातनामा व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, ऐसे समाजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, हमारे पास में कोई विशेष एविडेंस या साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अभिलेख होना चाहिए, सिक्के होने चाहिए, मूर्तियां होनी चाहिए या इमारतें होनी चाहिए। मित्रों, साथियों, इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से सामग्री लेते हैं। हम इतिहास में प्राचीनतम मानव की बात करते हैं या आदि मानव की बात करते हैं, या यूं कह लीजिए कि पाषाण काल की बात करते हैं। वहीं से हमारा पुरातत्व और इतिहास प्रारंभ होता है। पुरातत्व में हम ऐसे साक्ष्यों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, या हम ये कहें कि जो आदिकाल का जो मानव है, जिसको हमने पाषाण काल के विभिन्न चरणों में बांट रखा है, उससे संबंधित साक्ष्य ढूंढने की बात करते हैं। ये साक्ष्य भौतिक होते हैं, भौतिक रूप में हमें मिलते हैं, मानव निर्मित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कैसे ढूंढें उनको, कैसे पता लगाएं, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ पे जो हमारे जो अनुभव हैं उनको हम आपस में साझा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, बहुत ही सटीक है, और यूं कह लीजिए कि आदिकाल से लेके और आज तक के हमारे अभिलेखी साक्ष्य हैं अपने आप में। पुरातात्विक पुरास्थलों का अन्वेषण करना सरल काम नहीं है। टेबल पर बैठकर कुछ किताबें इकट्ठी करके उनमें से निकाल के डाटा तैयार किया जा सकता है, लेकिन पुरास्थलों का अन्वेषण करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप पुस्तकों में देखते होंगे, कभी अन्वेषण लिखते हैं, कभी सर्वेक्षण लिखते हैं, कभी सर्वे लिखते हैं, कभी खोज कहा जाता है। एक नाम और बहुत प्रचलित है, परिमार्गण।
और साधारण भाषा में अंग्रेजी में उसको फील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं। हम हिंदी में उसका जो अनुवाद करते हैं वो व्यवहारिक पुरातत्व करते हैं। और ये जो फील्ड में जो काम करने का जो व्यवहारिक पुरातत्व का जो शब्द जो आया हमारे पास में, वो प्राकृतिक विज्ञान से आया। विलियम फ्रीमैन के द्वारा सबसे पहले उसका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान में काम करने वालों के लिए किया गया था। बाद में हमने उसको इतिहास और पुरातत्व में अपना लिया। अब फील्ड आर्कियोलॉजी क्या है? ऐसा व्यक्ति जो जमीन के ऊपर, ऊपरी सतह के ऊपर बर्तनों के ठीकरे या पाषाण सामग्री या मानव निर्मित सामग्री फैली हुई हो, बिखरी हुई हो, छितरी हुई हो, उसका वो ग्रामीण अंचल में घूम घूम कर ढूंढता है, फिर विवरण तैयार करता है। ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो है फील्ड आर्कियोलॉजी का होता है, वो फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। 19वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि पूरे विश्व में चीजें इकट्ठे करने का काम किया जाता था वो मनमाने तरीके से, कि हम जाएं कहीं से निकाल लाएं, खंगाल लाएं और लाके अपने ड्राइंग रूम में रख दें शोभा बढ़ाने के लिए। लेकिन 20वीं शताब्दी में आते आते ये परिवर्तन हुआ कि जो चीजें लाई जाएं वो सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से लाई जाएं, उनके महत्व को प्रतिपादित किया जाए, उनके महत्व को स्थापित किया जाए। केवल वो ड्राइंग रूम में सजाने की चीज नहीं है। तो 19वीं शताब्दी में एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ पे, हमारे साथ साथ में पूरे विश्व में। आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरेशन के साथ में एक्सकवेशन को भी जोड़ने लग गए हैं हम लोग। देखिए, पहली स्थिति है एक्सप्लोरेशन, और सर्वेक्षण के ही बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सीधी सी बात है कि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, और वो पर्टिकुलर एरिया जब आपने क्षेत्र निर्धारित कर लिया कि मुझे अलवर जिले में काम करना है, या दौसा जिले में काम करना है, या जयपुर या सीकर जिले में काम करना है, आपने पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष को पकड़ लिया, तो उस क्षेत्र में जाने से पहले आपको उस क्षेत्र की सारी जानकारियां एकत्रित कर लेनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वहां का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से नाले हैं, कौन से बांध हैं, किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, किस प्रकार के जीव जंतु वहां मिलते होंगे। उसके बाद में आप वहां जाने के लिए आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। और जब आप वहां जाएंगे तो आपको मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो पुरास्थल बने, या यूं कह लीजिए कि उनकी जो बस्तियां जो हैं, या पुराने उनके जो रहने के स्थान जो हैं, उनको आपको ढूंढना है, उनका आपको जो है विस्तृत एक विवरण जो है, ब्यौरा जो है वो तैयार करना है। लेकिन जिनको हम पुरास्थल कह रहे हैं, जिनको हम प्राचीन बस्तियों के रूप में अब तक चिन्हित कर चुके थे या करना शेष रह गए हैं, आज स्थिति ये आ गई है कि उन स्थानों पर भूमाफियाओं के द्वारा निरंतर अतिक्रमण किया जा रहा है। जो पहाड़ी क्षेत्र में है या पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में है, वहाँ खनन के माध्यम से उनको बर्बाद किया जा रहा है। खेती के माध्यम से उनको जो है समतल करके उन एविडेंस को नष्ट किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए या बांध या नहर निर्माण जो किया जा रहा है, उसमें भी हमारी साइट्स जो है अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। नगरों का जो विस्तार हो रहा है वो भी एक नष्टीकरण का एक कारण बनता जा रहा है। एक बहुत बड़ी जो बात आ रही है, मनरेगा जो है, महात्मा गांधी रोजगार वाला जो गारंटी रोजगार वाला जो एक कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, इसमें दुनिया भर के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इन अतीत के पुरास्थलों को जो है नष्ट करने के कगार पर ले आए हैं। जाने अनजाने में बहुत से लोग जानते हुए भी उनको नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा में अनजान की स्थिति में ये काम हो रहा है। हम देखते हैं, अभी 2-3 उदाहरण ताजा है मेरे सामने। निमगा थाना के पास में एक नरसिंहपुरी नामक स्थान है जहाँ गणेश्वर कल्चर की साइट थी। एक रोड सड़क निकाली गई, पूरी साइट को उठा के उस पर डाल दिया गया, वो खत्म हो गई है। ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरण आगे देखेंगे। बहुत सारे जो है
कारणों से जो है पुराने अवशेष हमारे अब नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते साथियों उनको बचाने का काम करें, उनको रिकॉर्ड करने का काम करें। उनको हम जहां पोस्टेड हैं सब लोग अपने आसपास के अपने इलाकों में काम करने का प्रयास करें ताकि डाटा इकट्ठा किया जा सके, चिन्हित किया जा सके उनको। इसके लिए आपको जरूरी है कि पहले क्या काम हो चुके, किसने किया, कैसे किया, वो आपके पास में डाटा हो। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू के नाम से वार्षिक रिपोर्ट्स निकलती हैं, सालाना हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनमें आप अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जिला गजेटियर जो है उसमें आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे। इंपीरियल गजेटियर 1905 वाला जो है उसमें आपको आंकड़े मिल जाएंगे। इतिहास और भूगोल से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे पत्र और पत्रिकाएं हैं उनमें आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। उन सूचनाओं के आधार पर आप ये तय करें कि हमें अपने इलाके में क्या देखना है। आपको देश और काल, ये दो चीजें जो हैं तय करनी होंगी कि किस क्षेत्र में काम करना है और किस काल के लिए काम, पाषाण काल के लिए काम करना है या ऐतिहासिक काल के लिए काम करना है, और उसके किस पक्ष को आपको जानना है। क्योंकि पहले दौर में जब आप जाएंगे तो आप जमीन की सतह पे जो कुछ बिखरा पड़ा है, छितरा पड़ा है, उसी को एकत्रित करते हुए उसी का आप अध्ययन करेंगे, तब जाके जो है कुछ आपके सामने आएगा। तो एक अन्वेषक दल आपको बनाना होगा। जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो। आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो परियोजना होगी, अगर सीमित परियोजना है तो बहुत कम से कम 2 सदस्यों में आपका काम चल सकता है। और बड़ी परियोजना है, सरकार से लेके आप कुछ कर रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार उसमें विशेषज्ञ बढ़ते चलिए। आप खुद जानते हैं तो आप किसी भी 1 या 2 व्यक्तियों को साथ में लेके फील्ड में निकल जाइए और देख के आप एकत्रित कर सकते हैं सामग्री। लेकिन अगर बड़ा काम करना है तो फिर हर विषय का विशेषज्ञ आपके साथ में होगा। पुरातत्व में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके विशेषज्ञ अलग अलग हैं, उनको आप साथ में लेके कर सकते हैं। आपको फील्ड में जाने से पहले उस स्थान की, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जरूर जान लेना चाहिए। इसके साथ में जब आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोकल लोगों को आप साथ में लेंगे, स्थानीय लोगों को आप साथ में लेंगे जो आपके लिए लोकल गाइड का काम करेंगे। क्योंकि जैसे आपने किसी ग्वाल बाल को पकड़ा, वो पूरे क्षेत्र में घूमता है, अपने एरिया में घूमता है, उसे पता है कहाँ ठेकरी मिलेगी, कहाँ मृदभंड के टुकड़े मिल रहे हैं, कहाँ जला हुआ स्थान है, कहाँ बस्ती के अवशेष हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, पहाड़ कैसा है, नदी नाले किस प्रकार के हैं, किधर से जा सकते हैं। वो आपका बहुत बड़ा साथी है। और जब आप उस एरिया में जाएंगे तो उस लोकल गाइड को आप साथ में ले लें, वो आपकी आदि समस्याओं का हल कर देगा, वो आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक आपको पहुंचना है। जब आप फील्ड में जाएं तो बहुत सारी सावधानियां आप लोग बरतें, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप अपने साथ में मौसम के अनुसार पहनने ओढ़ने के कपड़े सीमित मात्रा में रखें। उस एरिया का मानचित्र आपके पास में होना चाहिए, जिसको हम लोग टोपो शीट बोलते हैं। तो टोपो शीट जब आपके पास में होगी तो आपके पास में पूरी भौगोलिक स्थिति आपके पास में आ जाएगी वहाँ की। एक डायरी रखिए जिसको हम लोग विवरण पंजिका कहते हैं। आप जो है फीते रखिए मापने के लिए, आप टेप रखिए, 3 मीटर का हो सकता है, वो 20 मीटर वाला हो सकता है। एक ठीक ठाक कैमरा रखिए और कुछ कपड़े के थैले, कागज या प्लास्टिक के छोटे छोटे जो बैग आते हैं वो रखिए, सामान एकत्रित करके उनमें डालने के लिए। कुछ कार्ड बना लीजिए, नहीं है तो आप कागज पे भी लिख के और नोट करके उसमें डाल सकते हैं। सामान रखने के लिए आपके पास में एक पिट्ठू बैग होना चाहिए। तो अब बात यह है कि पुरास्थल किसको कहें हम। ऐसा स्थान जहां पर मानव के विविध क्रियाकलापों के बारे में, आवास के बारे में हमें संकेत मिलता हो, उसके उपकरण मिलते हैं, उसके पुरावशेष हमें मिलते हों। अब हमें ये देखना है कि मानव के क्रियाकलापों की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पुरास्थलों का निर्धारण कैसे करें कि किस काल का कैसा मिलेगा। तो देखिए, आपका पुरास्थल जो है, आपकी साइट जो है वो बहुत छोटी हो सकती है, सीमित आकार में हो सकती है। हम देखते हैं कि अगर बस्ती रही होगी तो बहुत बड़ा जमाव मिलेगा, जरूरी नहीं है।
छोटा आकार भी हो सकता है, बहुत कम डिपॉजिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ जगह आपको बिल्कुल समतल फ्लैट जगह मिलेगी, कुछ जगह ऊंचे टीले मिलेंगे। तो अगर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि वो यायावर था इसलिए जमाव बहुत कम सेंटीमीटर में आपको मिलेगा। जमाव मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन जो उसके उपकरण जो हैं, टूल्स जो हैं, वो आपको जमीनी सतह पे बिखरे हुए मिलेंगे। हम आगे कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे, उनमें हमें पता लग जाएगा। और अगर आद्यऐतिहासिक काल का है, कांस्य काल का है, तो लगभग 1.5-2 मीटर से लेके और 12-15 मीटर तक ऊंचे टीले आपको मिलेंगे। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो आपके सामने, आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा। और ऐतिहासिक काल के अगर टीले हैं, ऐतिहासिक काल के आपकी कोई बस्ती है, तो बड़ी बस्ती मिलेगी, विस्तृत क्षेत्र मिलेगा उसका। हो सकता है 2 से 3 मीटर का डाया हो पूरी बस्ती का, किलोमीटर का घेराव हो, और 20 मीटर से भी अधिक ऊंचे तक के टीले आपको वहां देखने को मिलेंगे। जब आप इन पुरास्थलों पे चले जाएं, तो आपकी जो डायरी है उसमें आपने जो कुछ देखा उसको सबको नोट करना है। मित्रों, भारत में पिछले 150-200 साल से काम होता आ रहा है, बहुत सारा काम हो चुका है। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो हमें लगता है बहुत काम हो गया है। जितना काम हुआ उतना उससे कहीं ज्यादा अभी बचा हुआ है। जिन लोगों ने जिस समय जिस काल में काम किया, उनके पास जितना ज्ञान था उसके आधार पे उन लोगों ने किया, उनसे भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। अभी इस बात को महसूस किया जाता है कि अब तक जितना काम हो चुका है उसका पुनर्न्वेषण होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन दोबारा से होना चाहिए, दोबारा से उसको जो है उसके डाटा तैयार करने चाहिए। तो जब भी आप किसी पुरास्थल पे जाएं तो उस पुरास्थल का नाम, उसके जिस बस्ती के आसपास में उसका नाम, उसकी ग्राम पंचायत का नाम, दो चीजें होंगी कि गांव के नाम से आप उसका नामांकन कर सकते हैं, दूसरा आप वहां के स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो उसका कोई ना कोई स्थानीय नाम होगा, उसको जरूर नोट करें आप लोग। उसका जिला, उसका प्रांत जो है वो आप नोट करेंगे। मानचित्र में हमें उसकी स्थिति को दर्शाना है, अक्षांश और देशांतर लेने हैं, तो हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल जो काम में ले रहे हैं उसमें आपको डाटा जीपीएस पे मिल जाएगा आसानी से, इसलिए वो भी दिक्कत नहीं, उसको आप नोट करें ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए। ऐसा नहीं हो कि हमें दूसरा व्यक्ति जाए तो उसको चक्कर काटने पड़े। उस पुरास्थल का आप वहां से जो मटेरियल इकट्ठा करेंगे वो प्रागैतिहासिक काल का है, ऐतिहासिक काल का है, गुफा के रूप में है, टीला है या समतल है या खेत बना दिया गया मैदानी क्षेत्र है, वो आप वहां नोट करेंगे। एक अनुमान तय उस टीले का आकार और एक उसकी ऊंचाई और गहराई, इनका आप एक अनुमान के आधार पे या मेजरमेंट करके आप नोट करेंगे। उसके आसपास में कौन कौन सी वनस्पति, कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं, उनको नोट करेंगे आप। वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्था है, पहले क्या रही होगी, उसको आप नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि उसकी स्थिति कैसी है, वो खेत है, उजाड़ है या टीला है, वस्तु स्थिति वर्तमान में वो किस स्थिति में है। अगर वहां पे कोई भारी सामान आपको मिलता है जिसको आप उठा के नहीं ला सकते तो उसका आप नापजोख कर लीजिए। आप पता लगाइए कि उस पुरास्थल का स्वामित्व किसके पास में है और वो उसकी मंशा क्या है। अगर हम वहां काम करना चाहें तो सहयोग करेगा या नहीं करेगा, देखने देगा या नहीं, तो ये आप नोट करें। आप स्थानीय लोगों से वहां की जो स्थानीय परंपराएं उनका पता लगाएं। जैसे हम लोग रोकाट पे जब काम करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं लोगों से, तो हर जगह एक ही बात मिलती है कि साहब ये चट्टान बोलती थी। क्या बोलती थी? बोल, जब भी गांव में चोर आते थे तो ये आवाज करने लग जाती थी जोर जोर से। तो बहुत सारी परंपराएं जो हैं उन पुरास्थलों के साथ में जुड़ी हुई हैं। आप उनको भी चिन्हित करें, उनको भी आप नोट करें। आपको सफलता मिलेगी, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, आपको बहुत सारी जानकारियां वहां से मिल जाएंगी। फिर आप उस यथासंभव अगर आप स्केच बना सकते हैं तो उस साइट का स्केच बनाइए, उसकी ठीक ढंग से आप फोटोग्राफी कीजिए। वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन कौन से साधन अपनाए जा सकते हैं, उनको आप नोट कीजिए। ये आपकी डायरी में जब आप नोट कर लेंगे तो आपके पास में उस पुरास्थल का पूरा एक विवरण डाटा जो है आ जाएगा। फिर जो सामान आपने, जो एंटिक्विटीज प्रोसेस आपने जो इकट्ठे किए थे,
उनको आप लाइए घर पे लाके, और उनको जब आप अध्ययन करेंगे तो एक पूरी तस्वीर जो है आपके सामने होगी, एक पूरा डाटा आपके पास में होगा। आपको जो है इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी उससे। आप IAR की रिपोर्ट के साथ साथ में जो यात्रा वृत्तांत है उनको देख लीजिए। जनरल कनिंघम ने हिंसन की यात्रा वृत्तांत के आधार पर भारत में बहुत सारे बोधकालीन पुरास्थलों को ढूंढने में सफलता हासिल की थी। ऐसे ही हेनरिक सलिवन ने ट्राई नगर की खोज की थी। हमें फील्ड में जाने से पहले, क्षेत्र में मैदान में जाने से पहले काल विशेष से संबंधित पुरास्थलों की खोज करने के लिए क्षेत्र का चयन करना जरूरी है। आपको ये देखना है कि हमें स्टोन एज के बारे में जानकारी करनी, पुरापाषाणिक युग के बारे में जानकारी करनी, तो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों की में आप जाएंगे। पहाड़ियों की तलहटियों में आपको जो है इस प्रकार के अवशेष मिलेंगे, और मध्य पाषाणिक है तो नदी नाले, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी तलहटी में आपको जो है इस प्रकार के अवशेष मिलेंगे। और ऐतिहासिक काल को अगर देखना है तो नदियों के किनारे या मैदानी क्षेत्र में आपको खोजना होगा। पुरास्थलों को खोजना आसान नहीं है। आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी होंगी। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आपको कुछ नई चीजें, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब भी हम किसी पुरास्थल पे जाएं, उसको देखने के बाद में अपनी डायरी में जब हम नोट करें तो वास्तविक स्थिति को नोट करना है। भारतीय इतिहास में बहुत सारी विडंबनाएं हैं जिन्होंने इतिहास के स्थानों को बदल के रख दिया है। हम किसी विद्वान की यहाँ बुराई नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपके सामने दो उदाहरण रख रहा हूं। एक, हम लोग इतिहास में बैराट कलकत्ता अभिलेख अशोक का पढ़ते हैं, जिसको भाबरू कलकत्ता अभिलेख बोला जाता है। जिस समय उस अभिलेख को खोजा गया था, वह अभिलेख विराटनगर के बीजक की पहाड़ी पर खोजा गया था, लेकिन कैंप भाबरू में था। खोजकर्ताओं ने उसको भाबरू अभिलेख लिख दिया। भाबरू में कोई अभिलेख नहीं मिला, लेकिन जब से लेके अब तक ये चला आ रहा है कि साहब भाबरू कलकत्ता अभिलेख, जबकि वो वास्तव में विराटनगर की बीजक की पहाड़ी से मिला था। वहीं से काट के उसको कलकत्ता ले जाया गया है। वो जगह आज भी सुरक्षित है। आपकी बीजक की पहाड़ी पर जो अशोक का स्तूप है, ठीक उसके सामने है। तो जगह बदल गई है। आने वाले समय में इतिहास के विद्यार्थी सोचेंगे, देखेंगे, क्योंकि पढ़ी वो भाबरू रहे हैं कि भाबरू से मिला था, जबकि भाबरू और विराटनगर में लगभग 25 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर है। सीधा सीधा भी हम आ गए। तो दूसरा, हमसे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, हो सकता है हमें गिनने में कहीं चूक हुई होगी। बीजक की पहाड़ी के ऊपर जो अशोक स्तूप जो है, जो गोलाकार घेरा जो है, जिसमें पिलर खड़ा करने के लिए जगह बनाई गई है, हम आगे एक फोटो देखेंगे उसकी, उसमें 27 होल हैं पिलर खड़ा करने के लिए, अशोक छत्र को खड़ा करने के लिए स्तूप पर। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट जो है दयाराम साहनी साहब के द्वारा जो बनाई गई है, उसमें 26 लिखा गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज भी जब वहाँ स्टोन लगाता है तो 26 ही लिखता है, जबकि एक्चुअल में वो 27 हैं। हमें कुछ इस प्रकार की सावधानियां भी बरतनी होंगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन हमें सावधानी रखनी। दूसरा, जब आप फील्ड में जाते हैं उससे पहले आपको बहुत सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। आपको मृदपात्र मिलेंगे। मृदपात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि OCP क्या है, PGW कैसा होता है, ब्लैक एंड रेडवेयर कैसा होता है, NBPW कैसी होती है, या रेडवेयर बर्तन जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उनकी सामान्य विशेषताएं आपको पता होना चाहिए ताकि आप अलग अलग कर सकें। आप एक प्राथमिक तौर पे उनको अलग अलग डिवाइड कर सकें। मैं देखता हूं, मैं इस बात को कई बार अनुभव करता हूं
कि बहुत से लोग जो है पंचमार्क में और मध्यकालीन जो सल्तनत और सल्तनत कालीन जो सिक्के जो हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये सावधानियां बरतनी है हमें। हमें जो है पता होना चाहिए कि मुद्रा किस काल में कैसी थी, मृदपात्र परंपरा किस काल में कैसी थी, मूर्तियां किस काल में उनके क्या क्या लक्षण थे, किस प्रकार के मकान मिलते हैं, किस प्रकार की ईंटें मिलती हैं। अभिलेखों को देखने के लिए हमें थोड़ी सी लिपि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर हमारे पास में होनी चाहिए। जो स्टोन्स मिलते हैं, वीर स्टोन और सती स्टोन, वो किस प्रकार के होते हैं ये जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। प्रस्तर उपकरण किस प्रकार के होते हैं ये जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। हम पुरास्थलों को खोजने का जो कार्य करते हैं वो सरल तो नहीं है, लेकिन विद्वानों ने उसको दो भागों में बांटा है। कुछ परंपरागत पुरातात्विक पद्धतियां बताई हैं तो कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। परंपरागत पुरातात्विक पद्धतियां श्रम साध्य जरूर हैं, लेकिन आम आदमी आराम से काम कर सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियां जो हैं वो बहुत महंगी हैं और आम आदमी की पहुंच वहां तक नहीं है। परंपरागत पुरातात्विक पद्धतियों में हम आकस्मिक खोज को ले सकते हैं, जैसे आपका कॉपर होर्ड है या कॉइन होर्ड है। हम बयाना का उदाहरण ले सकते हैं। बयाना के पास में 1948 में मेड का निर्माण करते हुए 1800 सिक्के हमें गुप्त काल के सोने के मिले थे। टोटल 2100 कुछ मुद्राएं हैं। ऐसे डेड सी स्कालस है। फ्रांस में लास्को की गुफाएं हैं, स्पेन में अल्तामिरा की गुफाएं हैं। कुछ हम तलचिन संकेत के माध्यम से भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपका साहित्यिक विवरण है। वैज्ञानिक पद्धतियों में महंगे हैं, लेकिन हवाई छायांकन के माध्यम से हम लोग एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से पता लगा सकते हैं, भू परीक्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो विधियां हैं हमारी, मेटल डिटेक्टर है, आपका मैग्नोमीटर की विधियां हैं, इनके आधार पे हम जो है पुरास्थलों का पता लगा सकते हैं। मृदा विश्लेषण है, सागर तल का सर्वेक्षण है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि पूर्व निर्धारित योजनाओं एवं स्पष्ट पुरातात्विक समस्याओं के समाधान हेतु सुव्यवस्थित ढंग से पुरास्थलों की खोज का कार्य किया जा सकता है सिस्टेमेटिक तरीके से। ये फोटो आप जो देख रहे हैं, ये जो ग्वाल जो हैं ये हमारे लिए लोकल गाइड हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरे क्षेत्र की बहुत बारीकी से जानकारी आपको उपलब्ध करवा देंगे, परंपराओं के बारे में जानकारी करवा देंगे। तो मित्रों, जब भी फील्ड में जाओ तो आप स्थानीय लोगों को साथ में लें। इनके अनुभव जो हैं उसका पूरा हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस प्रकार की लोकेशंस आपको मिलेंगी। शैलचित्र कहाँ मिलेंगे, शैलाश्रय क्या होता है, इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये विराटनगर की है, ये विराटनगर की भीमडुंगरी का दृश्य है। ये भी ये बीजक की पहाड़ी में जो हमें पेंटिंग मिलती है बौद्धकालीन, हिरण का चित्रण है। ये विराटनगर में शंखलिपि का अंकन है लाल रंग से। ये कोटपुतली के पास में कुजेटा में जो है ऐतिहासिक काल का चित्रण है। ये युद्ध के दृश्य दिखाए हैं वहीं पे कुजेटा में। ये पाटन के पास में सीकर जिले में सोनपुरा रोड साइड का एक जनरल व्यू है। इस प्रकार के घाट्स आपको मिलेंगे, शैलाश्रय मिलेंगे जिनमें चित्र आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर पहले विराटनगर की बात कर रहे थे। आपको ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, ये रिपोर्ट में 26 लिखे हैं, जबकि एक्चुअल में ये 27 हैं। यहाँ पे आज भी आप वहां जाके देख सकते हैं मौजूद। तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, हो सकता है गिनने में कोई चूक हमसे हुई होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ये विराटनगर में भीमडुंगरी में अशोक का अभिलेख है और ये उस पे जो लिपि है आपकी उसका अंकन है। ये पैलेओलिथिक टूल्स हैं काला पहाड़ से। इस प्रकार से आपको जमे हुए सरफेस के ऊपर मिलेंगे।
एकत्रित करने के बाद में जब टूल्स आपके सामने आते हैं तो ये प्रपाषणकालीन उपकरण है। ये अलवर के पास में हाजीपुर डडीकर के शैलाश्रय हैं जिनमें चित्रण हमें मिलता है, जनरल व्यू है उसका। इस प्रकार का पुरातात्विक जमाव आपको मिलेगा। ये आपका PGW और ब्लैक एंड रेडवेयर से संबंधित एक हाजीपुर डडीकर साइट है, छोटा सा जमाव है एक। ये निमगा थाना के पास में बागेश्वर से एक धातु निष्कर्षण का स्थल मिला है। ये खंडेला के पास में सीकर जिले में पैलेलिथिक टूल्स जो है इसमें बिखरे पड़े हैं। इस प्रकार के जो है माइक्रोवेव्स मिलते हैं हमें झुंझुनू से, रसोड़ा गांव से। ये एक गणेश्वर से एक भट्टी हम लोगों ने एक्सप्रेशन के बाद में निकाली है। इस प्रकार का एक इसका आकार प्रकार है, 70 सेंटीमीटर गहरी है ये सुनारी का माउंड है जो नदी के बिल्कुल किनारे पे है और उसके पीछे पहाड़ी आपको दिख रही है। इस प्रकार के माउंड आपको दिखाई देंगे। ये सुंग कुषाण काल से संबंधित है। यहाँ से ये पोट्री मिल रही है, ब्लैक एंड रेड वेयर है, ब्लैक वेयर है, कुछ एनबीपी के साइड से हैं। ये वहीं से सुनारी से अन्य अवशेष हैं। ये PGW है आपका वहीं से। अभी हम थोड़ी देर पहले मनरेगा की बात कर रहे थे। ये एक पूरा माउंड था। बस 2-3 स्लाइड और हैं। अभी मैम अभी हम लोग नवंबर में एक सूचना हमें मिली कि सीकर जिले में, सीकर के पास में बिंजासी नामक एक ग्राम पंचायत है, वहां नरेगा का काम चल रहा है। ये पूरा माउंट था, इसको उठा के तालाब बना दिया गया है। साइट खत्म हो चुकी है और यहाँ से हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो पंचायत के पास में सुरक्षित रखे हैं। ये देखिए आप, ये कॉपर बैंगल्स मिली हैं वहाँ से। ऐसी ही 9 कॉपर बालियाँ मिली हैं जो नाक में और कान में पहनने की हैं। ये सोने के हमें जो है बीड्स मिले हैं वहाँ से। ये पूरी हसली थी, इसको लोगों ने काट पीट के और बराबर कर दिया है, निकाले गए हैं। ये तार है जिसमें इन पातड़ियों को जो है पिरोया जाता था, इन बीड्स को। ऐसे अभिलेख मिलते हैं। और ये भी वही बिंजासी में है, ये 12वीं शताब्दी का है। और ये जो हमें जो इस प्रकार के जो अभिलेख जो मिलते हैं, अभी आपको मैं एक अभिलेख दिखाऊंगा। आने वाले समय में वो उसकी क्या स्थिति होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये सीकर के पास में एक गांव है भोआल, लगभग 7 फीट लंबा स्तंभ है ये, इसके ऊपर अभिलेख है और इसको माताजी बना दिया गया है। इसको जो है चारों तरफ से ये हमने खोल दिया, ये पूरा ढक रखा था, चुनरियाँ उठा के, और इसको अब माताजी का स्थान बना दिया गया है। और इसमें अभिलेख है, अभी आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ इनको हम लोग सुरक्षित करें, हम लोग इनको जो है रिकॉर्ड करें, इनकी फोटोग्राफी करें, इन पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको संभालें। ये गणेश बेरवाल जी जो है वहीं बिंजासी में एक दूसरा अभिलेख देख रहे हैं। अभी लेटेस्ट जनवरी में ही डीडवाना के पास में एक साइट है, गांव का नाम है बालिया मारवाड़ जंक्शन। वहाँ से 3 मीटर नीचे डिपॉजिट में हमें ये कॉपर बैंगल्स मिले हैं। पूरे टीले को उठा लिया गया है, यहाँ भी जो है तालाब बन गया है। और इस प्रकार से हमारे अवशेष जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस नाते जरूरी है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में जाएं और वहाँ की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको चिन्हित करें, उसको नोट करें, उसको जो है रिकॉर्ड करें, ताकि हमारी धरोहर जो है वो सुरक्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।
धन्यवाद।